वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने तीन बहुत इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स पढ़े हैं। आई ए रिचर्ड्स, टी एस एलियट और जॉन क्रो रैनसन। अब हम पढ़ने वाले हैं उस क्रिटिक को जिसके बिना न्यू क्रिटिसिज्म कंप्लीट ही नहीं होता। अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी न्यू क्रिटिक से आते हैं तो वो है क्लेनेथ ब्रुक। क्लेनेथ ब्रुक कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर थे न्यू क्रिटिसिज्म के। अगर रैनसम ने मूवमेंट को नाम दिया है मूवमेंट को, तो ब्रुक्स ने उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग थॉटिकल फाउंडेशन दी है। इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें द हार्ट ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। फिर आते हैं उनके मेजर वर्क्स में। सबसे पहले उनकी बुक्स देखते हैं। द वेल नॉट ऑन 1947। ये न्यू क्रिटिसिज्म की सबसे फेमस बुक्स में से एक है। ये हर यूजीसी नेट के स्टूडेंट को इसका नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो बुक आती है वो है मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन, द सिंपल आर्ट। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री जो है ये उन्होंने रॉबर्ट बर्न वैरन के साथ लिखी थी। ये बुक दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट की तरह यूज हुई है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन है और ऐसे इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक है। अब अगर अपने से पूछा जाए कि बुक्स किसने लगी, आपको पता चल गया क्लियरिंग बुक्स ने है। अब मेन क्वेश्चन ये था कि ब्रुक्स एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज करें कि मैं शेक्सपियर की पोएम को सिर्फ सिंपल हिंदी या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं, क्या वो पोएम है? तो स्टूडेंट बोलेंगे हाँ है। लेकिन ब्रुक्स बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये यहीं से शुरू होता है हैशे ऑफ पैराफ्रेज। ठीक है। ये बुक ब्रुक्स का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अपने समझते हैं कि पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आपको, तो किसी डिफिकल्ट टेक्स्ट को इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, जैसे पोएम को सिंपल इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट कर देना। तो ब्रुक्स क्या कहते हैं? ब्रुक्स बोलते हैं कि पोएम की सिर्फ समरी बना देना पोएम को डिस्ट्रॉय कर देता है। पोएम की जो ब्यूटी होती है वो उसके वर्ड्स, रिदम, आयरनी, टोन, इमेज, स्ट्रक्चर में होती है, सिर्फ मीनिंग में नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ओरिजिनल लाइन जैसे थी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर द डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। और अगर इसको सीधा ही मैं बोलूं कि राइटर कहना चाहता है कि डेथ सबको आती है, क्या ये गलत है? कंप्लीटली नहीं है। लेकिन क्या इसमें ओरिजिनल पोएम की ब्यूटी बच गई? नहीं बची बिल्कुल भी। इसलिए ब्रुक्स बोलते हैं कि ये हाशिए ऑफ पैराफ्रेज है। इसकी इजी डेफिनेशन माने तो पोएम को सिर्फ समरी में समझना और उसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी को इग्नोर कर देना, ये है उनका कॉन्सेप्ट हर्षे ऑफ पैराफ्रेज। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में वो क्या कहते हैं? ये ब्रुक्स का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पोइट्री या नॉर्मल पोइट्री जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करती है क्या पोइट्री? तो ब्रुक्स बोलते हैं कि नहीं करती। पोइट्री पैराडॉक्स की लैंग्वेज यूज करती है। पैराडॉक्स क्या होते हैं? दो अपोजिट आइडियाज होते हैं जो पहले ऐसे लगता है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू होते हैं। जैसे लेस इज मोर, इम्पॉसिबल लगता है लेकिन आर्किटेक्चर में ट्रू है। स्वीट सोरो, सोरो कभी स्वीट कैसे हो सकता है लेकिन लव पोइट्री में होता है। साइलेंट म्यूजिक, म्यूजिक कभी साइलेंट कैसे हो सकता है, फिर भी पोइट्री में पॉसिबल है। तो ब्रुक्स कहते हैं कि ग्रेट पोइट्री पैराडॉक्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी पैराडॉक्स से भरी हुई है। लव है, पेन है, होप है, फियर है, लाइफ है, डेथ है, फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब पैराडॉक्स है और पोइट्री भी इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को एक्सप्रेस करती है। ये था उनका कॉन्सेप्ट, द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक यूनिटी। ऑर्गेनिक यूनिटी को हमने रिवाइज कर लेते हैं, वैसे पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक यूनिटी में ब्रुक्स ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें आईज है, हार्ट है, ब्रेन है, हैंड्स है, सब अलग है लेकिन मिलकर एक बॉडी की तरह काम करते हैं। वैसे ही पोएम में होता है आयरनी, पैराडॉक्स, इमेजरी, रिदम, सिंबल, सब मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग बताते हैं। इसी को ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। पोएम की एक लाइन अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। पूरी पोएम एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है। तो ब्रुक्स कहते हैं कि आयरनी जो है वो पोइट्री की जान है। जैसे एक सोल्जर वॉर जीत जाता है लेकिन अपना फैमिली वो खो देता है, तो विक्ट्री है या डिफीट है, ये दोनों ही है। तो ये आयरनी है। पोइट्री में आयरनी का मीनिंग
को डीपन करती है। फिर आता है सिम्बोलिज़्म। सिम्बोलिज़्म क्या है? जैसे रोज़ सिर्फ फ्लावर नहीं होता, वो लव भी है, ब्यूटी भी है, यूथ भी है, डेथ भी है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग बदलता है, इसलिए क्लोज़ रीडिंग इम्पोर्टेंट है। फिर आती है इमेजरी। इमेज वर्ड से पिक्चर क्रिएट करना, जैसे द लोनली मून फ्लोटेड अबव द साइलेंट लेक। ये लाइन पढ़ते ही इमेज बन जाती है, ये इमेजरी। तो ब्रुक्स क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अगर पोएम को कैसे पढ़ें, तो ब्रुक्स बोलते हैं कि बायोग्राफी मत देखो, हिस्ट्री मत देखो, गूगल समरी मत देखो, पोएम पढ़ो, वर्ड्स पढ़ो, आयरनी पढ़ देखो, पैराडॉक्स देखो, इमेजेस देखो, स्ट्रक्चर देखो, तब मीनिंग समझ आएगा। ठीक है। अब ब्रुक्स और एलियट में क्या फ़र्क है, ये भी देख लेते हैं अपने। ब्रुक्स और एलियट में फ़र्क देखेंगे कि एलियट क्या है, वो इमोशन को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव में इमोशन को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करो। मीनिंग को ब्रुक्स कहते हैं कि मीनिंग को पैराडॉक्स और आयरनी के थ्रू समझो। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स हो गया, तो एलियट का क्या था? ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव। और ब्रुक्स का क्या आ गया? लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। अब ब्रुक्स और रिचर्ड्स को देखें, तो रिचर्ड्स कहते हैं मीनिंग को एनालाइज करो, ब्रुक्स कहते हैं कि लैंग्वेज को एनालाइज करो। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्लेनेथ ब्रुक को, लीडिंग वॉइस ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। इनके उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जैसे हाशिया ऑफ पैराफ्रेज की पोएम की सिर्फ समरी बनाना उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में क्या पढ़ा? ग्रेट पोएट्री जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू ट्रुथ एक्सप्रेस करती है। और ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है? पोएम के सारे एलिमेंट्स मिलकर एक कंप्लीट होल बनाते हैं। आयरनी, सिंबलिज्म और इमेजरी को क्लोज रीडिंग के थ्रू एनालाइज करना चाहिए। आई होप आपको इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट राइटर विलियम एम्सन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।